आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। ये क्वेश्चन हमारे पास है कि हमें निम्न को सुमेलित करना है। सुमेलित का मतलब ये है कि हमें उचित संबंध जो है जोड़ना है। कहाँ पर? ए बी सी डी यहाँ पर दिए हुए हैं कुछ पॉइंट्स में कुछ टर्म्स, ठीक है। उनके उत्तर जो दिए हुए हैं वो दिए हुए हैं पी क्यू आर एस पर, ठीक है, मतलब दूसरे कॉलम पर दिए हुए हैं। तो पहले कॉलम से दूसरे कॉलम में हमें सही संबंध को जोड़ना है। तो पहला हमारे पास है गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता को हम कहते हैं क्या? इसे हम समझाना चाहें तो देखिए, एक पिंड हमारे पास है, एक पिंड दूसरे या अन्य पिंडों पर आकर्षण बल लगाएगा अपने गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के अंत हैं कि हर एक पिंड दूसरे पिंड को गुरुत्वाकर्षण बल से आकर्षित करता है, ठीक है। अब एक पिंड हमने ले लिया, इसे हमने पहला पिंड दे दिया, ठीक है। कोई अन्य पिंड यहाँ पर और ला देते हैं हम। ये अन्य पिंड यहाँ पर है, अन्य पिंड के लिए उसे हमने 2 से प्रदर्शित कर दिया, ठीक है। तो पहला पिंड जब दूसरे पिंड पर आकर्षण बल लगाता है तो एक तरह से हम उसे कह सकते हैं कि एक पिंड के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक दूसरा पिंड गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव करता है गुरुत्वीय क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। तो ये गुरुत्वीय क्षेत्र के अंतर्गत अगर आता है तो गुरुत्वीय बल किसके द्वारा लगाया जाएगा? इस पहले पिंड के द्वारा दूसरे पिंड पर लगाया जाएगा बल, ठीक है। कहेंगे कि बल लगने वाला किस पर है? 2 पर, दूसरे पिंड पर, और किसके द्वारा? पहले पिंड के द्वारा। तो F21 हमने गुरुत्वाकर्षण बल उसे कह दिया। इस तरह से गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता को हम कैपिटल ई से प्रस्तुत करेंगे। और गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? किसी एकांक द्रव्यमान के पिंड के द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव किया जाता है उसे हम गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो इसे F बटे स्मॉल m कहेंगे क्योंकि एकांक द्रव्यमान का पिंड उसका अनुभव करता है। F का मान अगर हम रखें तो F का मान यहाँ पर क्या हो जाता है? कैपिटल G कैपिटल M। दूसरा पिंड अगर स्मॉल m है और जो यहाँ पर मान होगा ये r² होगा और यहाँ पर हमने स्मॉल m पहले ही ले रखा था तो m और m के मान कैंसिल हो जाएंगे। तो E का मान हमारे पास कितना आ जाएगा? E का मान हमारे पास आएगा कैपिटल G कैपिटल M बटे स्मॉल r² के रूप में, ठीक है। लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल प्रति एकांक द्रव्यमान पर लगने के कारण। तो हमारे पास गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता किसके लिए आएगा? गुरुत्वीय बल प्रति एकांक या प्रति इकाई द्रव्यमान के लिए, ठीक है। तो पहले ए के लिए आंसर हमारा आ गया r, तो यहाँ पर हमने लिख दिया कि ए का आंसर यहाँ पर r होगा, ठीक है। दूसरा है गुरुत्वीय विभव। देखिए गुरुत्वीय विभव हम किसे कहेंगे? गुरुत्वीय विभव के लिए अगर हम एकांक द्रव्यमान की किसी वस्तु को अनंत से, जहां पर गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा का मान 0 होगा, उसे किसी पिंड के गुरुत्वीय क्षेत्र के अंतर्गत किसी बिंदु पर लाने में जितना कार्य हमें प्राप्त होता है उसे हम उस बिंदु पर गुरुत्वीय विभव कहते हैं, ठीक है। अब इसे हम क्या लिखें? गुरुत्वीय विभव को कार्य के रूप में, विभव को हमने v से प्रस्तुत किया, ठीक है। यहाँ पर मान होगा ऋणात्मक रूप से W बटे m, ठीक है। ये हमें क्या, देखिए हमें कार्य करना पड़ता है लेकिन यहाँ कार्य हमें मिल रहा है, इसलिए हमने उसे ऋणात्मक लिया हुआ है, ठीक है। और प्रति एकांक द्रव्यमान पर, ठीक है, प्रति एकांक द्रव्यमान पर अगर किसी वस्तु को या किसी पिंड को हम अनंत से किसी अन्य पिंड के गुरुत्वीय क्षेत्र पर लाएं तो उसके लिए देखिए होता यह है कि आकर्षण बल कार्य करेगा तो कार्य हमें मिलेगा, और प्रति एकांक द्रव्यमान पर अगर हमें कार्य मिलता है तो उसे हम गुरुत्वीय विभव कहते हैं, ठीक है। तो इसका उत्तर कहाँ पर आएगा? गुरुत्वीय विभव का आंसर आता है यहाँ पर प्रति एकांक द्रव्यमान में किया गया कार्य, बिल्कुल सही है, एस के रूप में, ठीक है। अब तीसरा हमारे पास है सूर्य के चारों ओर परिक्रमण कर रहे ग्रहों के आवर्तकाल का वर्ग, जिसे हम केपलर का तृतीय नियम भी कहते हैं। चलिए यहीं से सॉल्व करते हैं हम। तो इसे हम क्या लिखेंगे? केपलर का तृतीय नियम, थर्ड नियम। ये क्या कहता है? ये कहता है कि देखिए हम तो ये जानते हैं कि सूर्य के चारों ओर कोई भी ग्रह परिक्रमा करते हैं तो दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करते हैं और सूर्य उनके नाभि में उपस्थित होता है। अब एक तरह से हम देखें कि ग्रह और सूर्य के मध्य जो दूरी होती है उसे हम औसत दूरी के रूप में कहते हैं, या हम उसे कह सकते हैं औसत दूरी के रूप में r, या वही दूरी क्या कहलाती है? देखिए दीर्घ अक्ष की आधी दूरी, दीर्घ अक्ष की आधी दूरी, तो उसे क्या बोला जाता है? अर्ध दीर्घ अक्ष, ठीक है, अर्ध दीर्घ अक्ष की दूरी। तो इतनी दूरी का जो घन होता है वो केपलर के तृतीय नियम के अनुसार उस पिंड के लिए आवर्तकाल का जो मान होता है उसके वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक केपलर का तृतीय नियम रहा जिसके अंतर्गत हम कह सकते हैं कि सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रहे किसी ग्रह के लिए जो उसका आवर्तकाल का वर्ग होता है वो उनके बीच की औसत दूरी या दीर्घ अक्ष की आधी दूरी के घन के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसे लिखें तो क्या बन जाता है? ऑप्शन नंबर क्यू पे आएगा ये मान, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्यू यहाँ बताता है दीर्घ अक्ष का घन होता है, तो सी के लिए आंसर हमारे पास आया क्यू का, ठीक है। लास्ट हमारे पास बचा डी। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमण कर रहा है,
किस प्रकार की कक्षा में, ये हमने बता रखा कि दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करते हैं और सूर्य दीर्घवृत्ताकार कक्षा के नाभि में उपस्थित होता है। तो ये हमारे पास बिंदु P के रूप में आएगा। तो डी का आंसर यहाँ पर आ जाता है P। ठीक है, तो हमने इस तरह से मान सुमेलित किए हैं। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।